नमस्ते, मैं आपकी होस्ट मिस आकांक्षा अवधेश सिंह कानूनी उड़ान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम तरीके से बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। क्या हमारे देश में ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं? क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारे देश में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है? ऐसा नहीं है। हमारे देश में इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस करके यह प्रावधान हमारे देश में उपलब्ध है। इस प्रावधान के ऊपर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपने गेस्ट एडवोकेट दीप्ति नायक का स्वागत करते हैं। एडवोकेट दीप्ति नायक हमारे कॉलेज सोनोपत दांडेकर शिक्षण मंडली लॉ कॉलेज में एक विजिटिंग फैकल्टी है और लीगल एड क्लिनिक की कोऑर्डिनेटर हैं। एडवोकेट नायक पिछले 13 वर्षों से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और इन्हें सामाजिक कार्य में अपना योगदान दिया है। तो हम मैम का स्वागत करते हैं। नमस्ते आकांक्षा। तो मैम, पॉश अधिनियम क्या है और इससे कैसे अधिनियमित किया गया है? पॉश अधिनियम क्या है और इसे कैसे अधिनियमित किया है, ये दो सवाल है, पर मैं आपके दूसरे सवाल पे ज़्यादा गौर करूँगी कि ये अधिनियम कैसे आया। ये एक घटना है, एक केस है। राजस्थान में भावरी देवी नाम की एक औरत थी। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करती थी। चाइल्ड मैरिज के लिए उन्होंने एक अच्छी मूवमेंट तैयार की थी, तो उसके लिए उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस दौरान वो सेक्सुअल हरासमेंट की पीड़ित हो गई, उनके ऊपर बलात्कार किया गया। जब ये केस सेशन कोर्ट में चला, तब सेशन कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो औरत है वो पिछली जाति से है, तो उस पर सेक्सुअल हरासमेंट कैसा हो सकता है। ये डिसीजन से पूरे शहर में, पूरे देश में एक बहुत सारी ऊर्जा आ गई, क्योंकि जहाँ जहाँ पे औरतें काम करती है उनका प्रोटेक्शन वहाँ पे होना ज़रूरी है। इसीलिए राजस्थान में काम करने वाली विशाखा नाम की एक एनजीओ है, उन्होंने इसके तहत पीआईएल दाखिल किया और वो पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी है कि हम काम के यहाँ पे, कार्यस्थल पे यहाँ पे वुमेन का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं कि वो कोई रोकथाम के सिवा अपना काम कर सकते। तो बहुत सालों तक ये गाइडलाइन चली, पर 2013 में प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का एक्ट सम्मत हुआ। ये एक्ट इसके बारे में बोल रहा है प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिड्रेसल। सो ये तीनों चीज़ें में ये एक्ट काम कर रहा है। तो बेसिकली ये एक्ट क्यों आ गया, तो जो भी महिला है वो अपने काम पे सुरक्षित तौर से अपना काम कर सकती है और कायदे के द्वारा हम उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पॉश अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न क्या है? अभी यौन उत्पीड़न की व्याख्या ये कायदे के धारा 2 में यानी सेक्शन 2 में की गई है। उसमें बोला गया है कोई भी अश्लील साहित्य दिखाना, कोई भी सेक्सुअल फेवर मांगना, कोई भी लैंगिक प्रकृति का अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, ये सभी चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। और कोई भी लीगल फेवर मांगना, किसी भी सेक्सुअल तरह का टच, इंटरकोर्स, कुछ भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये कायदे के कक्षा में आती है और उसको ये कायदे में ट्रीट किया जाता है। इस कायदे के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है? इस कायदे के अंतर्गत हम जब शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया देखेंगे तो बेसिकली ये कायदे के तहत जो एम्प्लॉयर है, माने जहाँ पे औरत काम कर रही है वहाँ एम्प्लॉयर को इंटरनल कमिटी स्थापित करना है। तो जो पीड़ित महिला है वो ये इंटरनल कमिटी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। पर ये शिकायत कैसे दर्ज करना है, तो उसको लिखित स्वरूप से इसको दर्ज करना है। समझो वो महिला असक्षम है, लिखित स्वरूप से ये शिकायत दर्ज करने के लिए, या कोई मेंटल इनकैपेसिटी में है, फिजिकल इनकैपेसिटी में है, तो उसके द्वारा
उसका जो काउंसलर रहेगा, डॉक्टर रहेगा या लीगल हेयर्स रहेंगे, वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पर उसके लिए ये महिला की परमिशन लेना ये लोगों को कंपलसरी है और आपको ये देखना है कि ये जो शिकायत है आपको लिखित स्वरूप से करना है। अभी सवाल ये आता है, समझो महिला निरक्षर है, तो क्या ये शिकायत लिखित स्वरूप से कर सकती है? तो उसके लिए महिला क्या कर सकती है, किसी और से वो लिख के ले सकती है और उसको पढ़ के ले सकती है और उस पर वो अपना थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर कर सकती है, जो भी कुछ उसको पॉसिबल है। पर ये शिकायत लिखित स्वरूप से करना कंपलसरी है। अंतरिम समिति के बारे में आप कुछ जानकारी प्रदान कर सकती हैं? अंतरिम समिति के बारे में जैसे मैंने बोला कि कोई भी एम्प्लॉयर है उसको अपने कार्यस्थल पे अंतरिम समिति माने इंटरनल कमेटी फॉर्म करना है। इसके बारे में आपको एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहले ये सिर्फ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी, पर अभी ये अंतरिम कमेटी है, इंटरनल कमेटी है। सो पहले के कायदे में या अभी कोई अमेंडमेंट उसमें हो गई है, तो समझो कोई घटना घटती है उत्पीड़न की, तभी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी काम करती है। पर जब इंटरनल कमेटी है तो उसको होलिस्टिक तरह से काम करना है। अभी ये कमेटी कैसे फॉर्म होती है? ये कमेटी में एक चेयरपर्सन रहता है। अभी ये चेयरपर्सन कौन रहता है? तो वो जो एम्प्लॉयर सेटलमेंट है उसमें काम करने वाली सबसे उच्च पोस्ट पे जो महिला है वो चेयरपर्सन रहती है। उसके बावजूद दो अलग एम्प्लॉई हैं, वो उस कमेटी के मेंबर रहते हैं। पर ये होना ज़रूरी है कि उनको लीगल बारे में कोई जानकारी हो और उसके बावजूद उनको कोई सोशल इंटरेस्ट हो। अभी तीसरा जो सदस्य है वो कोई एनजीओ से रहता है और एनजीओ से जुड़ा रहता है और थर्ड पार्टी रहता है, इम्पार्शियल रहता है, जिसका ये ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी आप बोलेंगे कि समझो कहीं जगह पे सीनियर ऑफिसर महिला नहीं है तो क्या प्रावधान है? तो उसके बारे में ये हम कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉयर की दूसरी कोई डॉटर ऑर्गेनाइजेशन हो, डॉटर कंपनी हो और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जहाँ पे हायर पोस्ट पे कोई महिला काम करती है तो यहाँ पे वो चेयरमैन बन सकती है। और ये पूरे इंटरनल कमेटी का जो टाइम लिमिट रहता है वो 3 साल के लिए रहता है। पीड़िता की शिकायत प्राप्त होने के बाद आंतरिक समिति कैसे कार्य करती है? आंतरिक समिति पीड़ित का शिकायत देने के पहले तो आपको देखिए, जो पीड़ित है उसके साथ कोई वाकया हो गया है तो वो वाकया उसको रिटर्न में तफसील में लिखना है। उसमें उसका नाम, डेजिग्नेशन, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट दाखिल की रही है और शिकायत कर रही है उसका नाम, डेजिग्नेशन, उसको क्या उत्पीड़न हो गया है पूरे ये कोर्स में, उसके लिए उसके साथ समझो कोई सबूत रहेंगे या कोई गवाह रहेंगे तो उसको भी साथ में जोड़ना है, कोई डॉक्यूमेंट रहेंगे। सो उत्पीड़न की घटना होने के बाद 3 महीने के अंदर पीड़ित को ये शिकायत दर्ज करनी है। एक बार पीड़ित की शिकायत दर्ज होने के बाद इंटरनल कमेटी क्या करती है, जो भी शिकायत पीड़ित ने दर्ज की है उसकी कॉपी वो सामने वालों को, माने जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है उसको देती है। अभी उसको देने के बाद जो सामने वाला है उसका कुछ कहना रहेगा, उसको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो इंटरनल कमेटी को वो सब डॉक्यूमेंट, उसका जो कुछ भी रिटन सबमिशन रहेगा वो रिकॉर्ड पे लेना है। अभी ये होने के बाद इंटरनल कमेटी का काम क्या है, सब सबूत उनके पास है, गवाह उनके पास है। अभी इंटरनल कमेटी को लगता है कि हम किसी सबूत या गवाह को बुलाए तो वो बुला सकती है, एविडेंस ले सकती है और ये पूरी जांच की प्रक्रिया इंटरनल कमेटी को 90 दिन में पूरी करनी है। ओके, अभी ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरनल कमेटी का रोल क्या रहता है, जो भी आप जांच रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो जांच रिपोर्ट
प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 दिन में एम्प्लॉयर को देना है, सबमिट करना है। अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एम्प्लॉयर का काम क्या है, तो उसके लिए उसको उसमें 60 दिन के लिए दिन में काम करना है। समझो कोई रिकमेंडेशन दिया है इंटरनल कमिटी ने या कुछ भी किया है, तो उसको एम्प्लॉयर को उसमें गौर करना है दिए हुए समय में। तो ये प्रक्रिया रहती है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? अभी जांच के दौरान शिकायतकर्ता की सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पर कोई सोशल या इकोनॉमिक प्रेशर किया जा सकता है। तो इंटरनल कमिटी को तो पहले है कि उनकी फिजिकल सुरक्षा करना, उनको मानसिक आधार देना। इफ सपोज जो 2 लोग हैं जिसने ये कंप्लेंट दर्ज की है और जिसके खिलाफ दर्ज की है, तो दोनों को एक जगह पे काम करने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि उनमें कोई प्रेशर क्रिएट करने का ये हो सकता है, ऑकवर्डनेस आ सकता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो समझो वो एम्प्लॉयर की दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वहाँ पे शिकायतकर्ता का, नहीं तो सामने वाले का ट्रांसफर का ऑर्डर इंटरनल कमिटी कर सकती है। दूसरी एक चीज़ है, समझो जब तक ये प्रोसीडिंग चल रहा है तो 3 महीने तक पीड़ित को छुट्टी दी जा सकती है और इंटरनल कमिटी को उस प्रकार का ऑर्डर करना आवश्यक है। उसके बाद क्या कर सकती है इंटरनल कमिटी कि उस पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं आए, उसको दूसरी तरह का कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ असिस्टेंट चाहिए, जैसे काउंसलिंग चाहिए, मानसिक आधार चाहिए, गुड फिजिकल प्लेस चाहिए, तो उसके लिए भी जो कुछ उपयुक्त ऑर्डर रहेगी, आदेश रहेगा, वो इंटरनल कमिटी कर सकती है, क्योंकि पीड़ित की सुरक्षा की जिम्मेवारी इंटरनल कमिटी पे होती है। समझिए, यदि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, यदि वो दोषी साबित होता है, तो आगे की कार्रवाई कैसे होती है? समझो जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट दाखिल की गई है और वो दोषी हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी कुछ इंटरनल कमिटी ने जांच के लिए रिकमेंडेशन दिया है, उसके ऊपर एम्प्लॉय को अमल करना है। तो क्या रहता है, उसमें अलग अलग चीज़ें रहती है। समझो छोटी कोई बात रहेगी तो इंटरनल कमिटी एम्प्लॉयर को बोल सकती है और वो जो रिस्पोंडेंट है उसको बोल सकती है, डांट सकती है, समझा सकती है कि अगली बार वो चीज़ नहीं दोहराए। उसके बाद वो क्या कर सकती है, काउंसलिंग की आवश्यकता है सामने वाली पार्टी को, या वो मेंटल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए काम कर सकती है, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती है। अब ये पूरी प्रक्रिया के दौरान समझो पीड़ित की कोई हानि होती है, वो अपना काम नहीं कर पाती, वो मेंटल इंस्टेबल है, उसको कोई मेडिसिन की आवश्यकता है, तो उसका बहुत सारा नुकसान होता है। तो इस समय में इंटरनल कमिटी कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकती है, मुआवजे का ऑर्डर दे सकती है, और वो मुआवजा जो रिस्पोंडेंट है या सामने वाला है उसको वो पीड़ित को देना ऑब्लिगेटरी है। इसके बावजूद इंटरनल कमिटी एम्प्लॉयर को क्या बोल सकती है कि यह तरीके की घटना आगे ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो रिस्पोंडेंट है जिसने ये कार्य किया है उसकी प्रमोशन पे रोकथाम लग सकते हैं, उसको कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस है, जैसे एम्प्लॉयर का सेटलमेंट है और एम्प्लॉय खुद दोषी है, तो गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस है, कोई परमिशंस है, तो उसमें रोकथाम लगाने का काम भी इंटरनल कमिटी कर सकती है। ये अलग अलग तरीके ये पनिशमेंट के स्वरूप में उपलब्ध है और उसके द्वारा आगे के ऑफेंसेस को रोकथाम किया जा सकता है। समझो ये जो कोई रहेगा रिस्पोंडेंट और रिस्पोंडेंट ये कृति दोहराता है, तो क्या करना है, उसको काम से निकाला जा सकता है और उसके अगेंस्ट कड़क से कड़क
सख्त कदम लिए जा सकते हैं। अभी ये चीज़ ये कायदे में अनुरोधित की गई। ये कायदे की और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझो, कोई भी झूठी शिकायत या झूठी कंप्लेंट दर्ज करता है तो उसको शिक्षा का कोई प्रावधान है क्या? उसको पनिशमेंट का कोई प्रावधान है क्या? तो है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जिसने ये उत्पीड़न का काम किया है उसके खिलाफ इंटरनल कमिटी ऑर्डर पास कर सकती है। वैसे तरह समझो कोई महिला इसका दुरुपयोग करती है और ये जांच में नजरिए में आता है इंटरनल कमिटी के, तो यही सारी शिक्षाएं वो महिला को भी है जो झूठी कंप्लेंट दर्ज करती है। और यही ये कायदे की खासियत है, क्योंकि क्या क्या रहता है कि झूठी कंप्लेंट दर्ज करने का भी जो प्रमाण है या परसेंटेज है वो कभी कभी बढ़ जाता है, या महिला कभी कभी कोई अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको प्रेशर क्रिएट कर सकती है। पर ये साबित होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से कार्यस्थल पर आंतरिक समिति का संगठन किया जा सकता है? अभी देखिए, जो हम बोल रहे हैं आंतरिक समिति या इंटरनल कमेटी, वो सभी जगह पर हम संगठित कर सकते हैं। वेदर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित है, असंगठित है, ये सभी जगह पर आंतरिक समिति गठित की जा सकती है। अभी आपको ये देखना है, जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम कर रहे हैं वह सभी जगह पर ये आंतरिक समिति गठित करना कंपलसरी है एम्प्लॉयर के ये कायदे के अनुसार। समझो एम्प्लॉय नहीं करता है तो उसके लिए भी ये कायदे में प्रावधान है। अभी आप बोलेंगे कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक अलग कमेटी रहती है, जिला स्तरीय कमेटी रहती है। समझो कोई अकेली डोमेस्टिक वर्कर है जो किसी घर में काम कर रही है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई औरत कार्य कर रही है और ये उत्पीड़न का उसको अनुभव आता है, पर वहाँ पे इंटरनल कमेटी नहीं है, तो जिला स्तरीय जो कमेटी रहती है, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो रहता है जिले को, तो उनको ये समिति गठित करना कंपलसरी है। तो उसके यहाँ पे ये शिकायत की जा सकती है। अभी और एक ये कायदे की बात आपको बोलना चाहती हूँ। समझो बहुत जगह पे ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे पास में कोई फीमेल एम्प्लॉई नहीं है या महिला एम्प्लॉई नहीं है, फिर भी हमें ये समिति गठित करनी है क्या? तो हाँ, तब भी आपको ये समिति गठित करनी है, क्योंकि समझो आपके कार्यस्थल पे कोई दूसरी महिला अपने काम के लिए आती है या इंटर्न रहेगी या कोई सबमिशंस करने के लिए आ रही है, दूसरे आस्थापनों से आई है, कोई जॉब को इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, या अलग अलग चीज़ें हो सकती है, कभी कोई सर्विस प्रोवाइडर होती है, तो वो सबको सुरक्षा प्रदान करना कायदे की जिम्मेदारी है। तो जहाँ पे सब पुरुष एम्प्लॉय है उधर भी ये समिति गठित करना कंपलसरी है। अभी और एक चीज़ है कि जैसे हम बोलते हैं हमारे जो कोई कायदे हैं, वह कायदे हम यूनियन टेरिटरीज को, जहाँ की केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं या जम्मू कश्मीर जैसा विवादित प्रदेश है, उसको लागू नहीं करते, पर ये चीज़ ये कानून के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ये कानून पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है और सभी जगह पर आपको इंटरनल कमेटी बनाना है। हॉस्पिटल है, वह कॉलेज है, कंपनी है, एनजीओ है, जहाँ जहाँ पे महिला का उत्पीड़न का कोई भी कार्यस्थल से लेके वाकया आने की कोई भी गुंजाइश है,
वह सभी जगह पर ये इंटरनल कमेटी या आंतरिक समिति गठित करना अनिवार्य है। यदि कोई कार्यस्थल इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ कौन से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे देखो कि मैंने पहले ही बोला है कि समझो कोई कार्यस्थल है या कोई एम्प्लॉयर है, वो ऐसी समिति गठित नहीं करता है और उसके बारे में कोई भी शिकायत आती है, कोई भी कंप्लेंट आती है, तो उसको दंड का प्रावधान है। तो वो 50,000 तक दंड का प्रावधान है और केस टू केस बेसिस उसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो ये प्रावधान है। उसके बावजूद वो एम्प्लॉयर का या कार्यस्थल का कोई लाइसेंस रहेगा या कोई परमिशन रहेगा, वो आइदर रिन्यू नहीं किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा। समझो कोई भी एम्प्लॉयर है खुद, तो वह ये ऑफेंस दोहराता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा है, जहाँ पे खुद एम्प्लॉयर है। या जैसे मैंने बोला कि जांच की रिपोर्ट है, वो जांच की रिपोर्ट पर एम्प्लॉयर अमल नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं और आंतरिक समिति उस अनुसार ऑर्डर पास करती है। और जैसे मैंने बोला कि जिले के लेवल पे जो समिति है, तो उसके बाद इसको भी इस बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है और ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो इंटरनल कमेटी है, तो इसका जो काम है वो सिर्फ कंप्लेंट को देखना नहीं है, वो अलग अलग का अवेयरनेस सेशन ले सकती है वो एम्प्लॉयर के साथ। समझो हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है, हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर वुमेन कैसे डेवलप हो सकता है, तो उसके लिए अवेयरनेस है। कोई सुझाव है, उसके लिए उसका एम्प्लॉयर के साथ पीरियोडिकली मीटिंग है, तो उसके लिए भी ये काम करती है। और इंटरनल कमेटी का रोल ये सारी जांच में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शी बॉक्स क्या है? अभी जैसे हमने बोला कि शी बॉक्स, तो शी बॉक्स ये संकल्पना है तो सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो उसमें क्या होता है, जो पीड़ित महिला है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कंप्लेंट दर्ज कर सकती है या कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है। समझो कोई भी महिला पीड़ित है तो ये पोर्टल पे जाके अपना कंप्लेंट जो है, शिकायत जो है वो दर्ज कर सकती है और उसको उस माध्यम से रिड्रेसल देने का प्रावधान किया गया है। जो अपने विमेन मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने हाल ही में ये स्कीम शुरू की है। अगस्त 2024 में ये सारी चीज़ चल रही है। क्या पुरुष एम्प्लॉय भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं इस कानून के तहत? यह कानून महिला एम्प्लॉय के लिए किया है, तो यह कानून के तहत पुरुष एम्प्लॉय शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। क्या एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है? एक महिला दूसरे महिला पर लैंगिक उत्पीड़न करती है एक या अनेक तरीके से, तो उस महिला के खिलाफ एक महिला लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत जरूर कर सकती है। लीगल एड का इन मामलों में क्या रोल है? अभी देखिए, जो लीगल एड रहता है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सभी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे रहता है। जो मैंने बोला कि लोकल कमेटी रहती है डिस्ट्रिक्ट पर, जो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट फॉर्म करता है, तो उसको एडवाइस करना, उसके लिए सेशन लेना, उसको इनपुट्स देना और ओवरऑल अवेयरनेस का काम करना, यह लीगल एड का काम है ये एक्ट के तहत। और वैसे भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट अलग अलग सामाजिक विषयों पर जहाँ पे न्यायिक क्वेश्चन है या सवाल है, उसके ऊपर काम करती है। आज हमने पॉश के तहत शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, एम्प्लॉयर्स की क्या भूमिका है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन सब के बारे में सविस्तार जानकारी हासिल की है। हम
उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से आपको भविष्य में सहायता मिलेगी। तो हम यही आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दीप्ति मैम। हम यहीं पर अपने कानूनी उड़ान के दूसरे एपिसोड को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।